हाय गाइस, वेलकम टू शार्प क्लासेस ऑनलाइन। आज लेक्चर नंबर 2 ज्योग्राफी का। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में मैं बताया था सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति के बारे में बताया था। और आज हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर, और हो सकता है तीसरा भी पूरा करें इसी में। दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश यानी लेटिट्यूड, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लोब क्या होता है। ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। आप देखे होंगे एक गोल सा होता है, इस पर पृथ्वी का नक्शा बना होता है कि पूरे विश्व का नक्शा बना होता है कि इसमें क्या है क्या नहीं। वो एक पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, यानी उसी के रूप का, उसी के आकार का बना होता है, उसे ग्लोब कहते हैं। उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची होती हैं, जैसे अक्षांश, देशांतर। ये जो होता है काल्पनिक रेखाएं खींची होती हैं। उसका ध्रुव अक्ष वो भी काल्पनिक होता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लें ये इस तरह से गोला, ठीक, ये ग्लोब है। एक तरह से मान लीजिए ग्लोब है। अब ग्लोब, इसमें अक्षांश पहले देखें कि इसका जो होता है अक्ष, वो अक्ष 23.5 अंश झुका होता है। इस तरह से 23.5 अंश झुका होता है। 23.5 अंश का मतलब ये है कि ये मान लीजिए अगर सीधी रेखा है, इस तरह से अगर सीधा से मान लिया जाए, ये सीधा है, तो ये जो होता है ये थोड़ा सा झुका होता है। ये जो कोण बनता है 23.5 अंश का कोण बनता है, 23.5 अंश का कोण बनाती है। तो इसके झुके होने के कारण ही जो है, आप एक सुने होंगे कि एक भाग है जहाँ पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है, तो वो इसके झुके होने के कारण होती है। क्योंकि आप झुका है तो ये अपनी एक्सिस पर घूमता है, यानी इस तरह से, तो इस तरह से रोटेट करता है, इस तरह से घूर्णन करता है। तो जब घूर्णन करेगा तो ये जो हिस्सा है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे सूर्य है, अगर मान लीजिए यहाँ पे सन है, अगर ये लाइट इस तरह से दे रहा है, तो जो ये भाग रहेगा, जो ये भाग यहाँ तक लाइट देगा, यहाँ तक। और जब भी ये अपना रोटेट करेगा तो यहाँ पे हमेशा, यानी 6 महीना तक यहाँ पे जो है दिन रहेगा, क्योंकि ये अपनी एक्सिस पर यहाँ से घूमता है, इस तरह से घूमता है। ये मान लीजिए एक्सिस अगर है आपकी, ये अक्ष अगर है, तो अब इस पर जो है इस तरह से ऐसे से रोटेट करता है, तो ये भी भाग उसके साथ घूमता है। तो इतना भाग हमेशा सामने ही रहता है सूरज की, यानी हमेशा मतलब कि 6 महीना तक। 6 महीना बाद इसकी स्थिति चेंज हो जाती है। 6 महीना बाद इसका ये भाग, अब ये भी बात है कि ये जो है 6 महीना तक ये जो भाग होता है यहाँ तक का, ये यहाँ पे रात होती है 6 महीना तक, क्योंकि ये भाग हमेशा यहीं पड़ा रहता है। अब आगे 6 महीना, अगले 6 महीने बाद ये भाग जो होता है ये सूरज के सामने चला आता है, क्योंकि ये इस तरह से, अभी मैं इसका एक फिगर बनाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बात थी कि एक इसका एक्सिस होता है, वो काल्पनिक रेखा होती है, उसको इमेजिन लाइन बोलते हैं। इनमें जो है एक ये काल्पनिक रेखा होती है। फिर एक चीज़ और है, अब इसको जो है अगर हम बात करें कि सबसे पहले देखें इक्वेटर, इसमें जो होता है इक्वेटर होता है इस तरह से, जो बीच से बांटता है। भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। जैसे कि ये इतना झुका हुआ, अब इसी को जो है हम लोग सीधा बना लेते हैं। हालांकि ये तो सीधा नहीं है, मतलब अपने एक्सिस पर 23.5 से झुका हुआ है, लेकिन मान लीजिए ये सीधा कर देते हैं हम लोग। सीधा अगर हम लोग कर देते हैं, सीधी एक्सिस बना लेते हैं इस तरह से, तो अब इसमें देखिए ये जो बीच का जो है, ये यहाँ पे बीच में जो रेखा होगी, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको, विषुवत रेखा। अब ये जो रेखा होती है ये पूरे ग्लोब के, यानी गोल ग्लोब है, उसके चारों तरफ बीच में इस तरह से होती है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। अब अक्ष किसको कहते हैं? अब इसी के समानांतर, यानी इसी के पैरेलल जो लाइंस होंगी यहाँ पे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो लाइंस होंगी पैरेलल, इसको अक्षांश बोलते हैं। और ये हर एक अंश पर इस तरह से 90 लाइन होगी, 90 लाइन, और 90 नीचे होगी। अब इसके ये जो इक्वेटर है, इसके ऊपर का भाग जो ये होगा, इक्वेटर के ये ऊपर का भाग होगा,
ये इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो ये नीचे का पार्ट होगा इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये वाला इक्वेटर के जो नीचे का पार्ट होगा ये, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया विषुवत रेखा आपकी इक्वेटर, और अक्षांश भी जान लिया। अब देशांतर देखिए, देशांतर किसको कहते हैं? देशांतर यहाँ पे मान लीजिए, इसको मान लीजिए मैं हटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। ये अपने अक्ष पर 23.5 में झुकी हुई है और इस तरह से रोटेट करती है। अब जो है यहीं पे मैं बना देता हूँ देशांतर वाला। जो देशांतर होता है, मान लीजिए गोला है ये, यानी कि ग्लोब है, पृथ्वी है, ये जो एक्सिस है, अक्ष जो है, किस तरह मान लीजिए अक्ष है, सीधा ही मैं मान लिया हूँ, इसे टेढ़ा ही। अब जो रेखा यहाँ से होती है, ध्रुव से निकलती है और इस ध्रुव पर आके मिल जाती है, इस ध्रुव पर आके मिलती है इस तरह से। इसको देशांतर बोलते हैं। ये जो रेखा है इसको देशांतर बोलते हैं। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। इसको अक्षांश बोलते हैं। ये वाली जो रेखा होती है इसको अक्षांश बोलते हैं। पहले बता दिया था मैं अक्षांश, इसमें ये समानांतर होती है इक्वेटर के, लेटिट्यूड। और ये देशांतर जो होती है वो ध्रुव पर जाके मिल जाती है, नॉर्थ। अब ये जो होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये भी जान लीजिए, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव। नक्शे को जब भी देखा जाता है तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, यानी दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ये साउथ पोल है, ठीक। तो हमेशा जब नक्शे को देखेंगे तो ऊपर जो है नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। तो यहाँ पे जो नॉर्थ है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो रेखा जो बनी होती है उसी को देशांतर कहते हैं। और ये बराबर होती है, ये जो रेखा होती है ये बराबर होती है, क्योंकि जो भी रेखा होगी वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पर ही आएगी, वो बराबर लगभग होती है, लगभग बराबर ही होती है। और ये देशांतर जो अक्षांश होती है ये बराबर नहीं होती है, क्योंकि जो अक्षांश जो ये है इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ये सबसे बड़ा होगा, फिर इसके बाद छोटा होता जाएगा। यहाँ पे देखेंगे और छोटा, इस तरह से देखेंगे, जब ऊपर जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, इस तरह से ये हमेशा। लेकिन ये तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती है, लेकिन ये रेखाएं कभी नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती, क्योंकि ये समानांतर होती है इस तरह से। ये हो गया। एक चीज और, दो रेखा, ये दो अक्षांश है, दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है, जिसको जोन कहते हैं, जोन। 111 किलोमीटर दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की, जिसे जोन बोलते हैं। और इसका जो इसमें एक बात और है कि 23.5 अंश अक्षांश, यानी कि ये अगर इक्वेटर मान लेते हैं हम लोग, इक्वेटर मान लेते हैं, इक्वेटर को 0 अंश माना जाता है। ये जो होता है भूमध्य रेखा जो होती है इक्वेटर, इसको जो है जो विषुवत रेखा होती है या भूमध्य रेखा कहते हैं उसको, इक्वेटर जो होती है उसको 0 अंश माना जाता है। अब यहाँ से 23.5 अंश पर जो है, यहाँ से 23.5 अंश, यहाँ से 23.5 अंश, अब ये 66.5 अंश, यहाँ पे 66.5 अंश, ठीक। जो 23.5 अंश होती है इसको कर्क रेखा बोलते हैं। यहीं पे लिख देता हूँ, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और जो ये होती है 23.5 अंश, ये नॉर्थ में हो गई, उत्तर में, और ये 23.5 अंश
साउथ यानी दक्षिण में, इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। और ये जो होता है 66.5 अंश, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसको बोलते हैं ये उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसको बोलेंगे 66.5 अंश। दक्षिण में जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये चीजें हो गई। कर्क रेखा 23.5 अंश नॉर्थ और 23.5 अंश साउथ में मकर रेखा, और 66.5 अंश नॉर्थ में उत्तरी ध्रुव वृत्त, और 66.5 अंश साउथ में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये चीजें हो गई। और ये उत्तरी ध्रुव हो गई, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये चीजें हो गई। अब इसमें हम लोग देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, हीट जोन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के ताप कटिबंध को हम लोग देखते हैं, सीरियल वाइज करते हैं, देखते हैं। इसके बाद कुछ और आगे चल के देखेंगे, जैसे कि मानक टाइम एक माना जाता है। आखिर टाइम का कैसे पता लगाते हैं हम लोग, इस हिसाब से देखेंगे। हम लोग इंडिया की भी लोकेशन देखेंगे, क्या लोकेशन इंडिया की और किस तरह से इंडिया में देखा जाता है टाइम को, वो भी देखेंगे। तो पहले हम लोग देखें पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। दूसरा आता है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा आता है शीत कटिबंध। जो पहला होता है उष्ण कटिबंध, ये जो उष्ण कटिबंध होता है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता है। कर्क रेखा यानी 23.5 अंश नॉर्थ से लेकर के मकर रेखा यानी कि 23.5 अंश साउथ। ये कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के जो बीच की दूरी है तो उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। एक बार डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये मान लीजिए कर्क रेखा हो गई, ये हो गया मकर रेखा, 23.5 अंश है, लिख भी देता हूँ 23.5 अंश, 23.5 अंश। बस ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक, और एक और ले लेते हैं 66.5 अंश, क्योंकि अभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी। 66.5 अंश, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो दूरी होगी, यानी कि जो ये दूरी होगी, जो ये दूरी होगी इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहां तक की जो दूरी है ये उष्ण कटिबंध कहलाती है। और अब जो उत्तरी ध्रुव वृत्त, जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त और जो मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच की दूरी होती है उसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध यानी गर्मी, यहाँ पे सूरज की किरणें, एक चीज और, यहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो एक बार साल में एक बार सीधे पड़ती हैं। सूरज जो होता है वो हमारे सर पर होता है एक बार साल में, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है इसमें वर्ष में सभी अक्षांशों पर कम से कम एक बार सूरज जो सर के ठीक ऊपर होता है, एक बार ठीक ऊपर होता है सूरज जो होता है उस सर के ठीक ऊपर होता है वर्ष में एक बार।
और जो शीतोष्ण कटिबंध है ये कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो ये क्षेत्र होता है इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ पे सूरज कभी भी सर के ऊपर नहीं आता है और यहाँ का तापमान मध्यम रहता है और यहाँ का तापमान जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पे तापमान जो होता है वो ज़्यादा गर्म होता है और यहाँ पर मध्यम रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें जो है प्रॉपरली नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं थोड़ा सा। और अगर हम लोग ये उच्च शीत कटिबंध की बात करें तो जो ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है और नॉर्थ पोल, जो उत्तरी ध्रुव है और जो उत्तरी ध्रुव है वृत्त है, दोनों के बीच की दूरी, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो ये दूरी है इसको हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और ये हो गया, ये पूरा भाग हो गया उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, और ये हो गया आपका शीत कटिबंध। शीत कटिबंध इसलिए कि यहाँ पे जो सूरज की किरणें होती हैं यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ जमी होती है। जैसे आप उसके अंटार्कटिका की अगर बात करें जो कि साउथ पोल पर है, अगर यहाँ की आप बात करें तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ जमी होती है। तो इस तरह से ये आपका पृथ्वी के ताप कटिबंध हो गए। जैसे कि यहाँ पर भी लिख देता हूँ, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव, से उत्तरी ध्रुव वृत्त, और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जो इसके बीच की दूरी होती है उसी को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध में उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक ये शीत कटिबंध होता है। इस तरह से पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब हम लोग अगर अक्षांश देख लिए, देशांतर भी देख लिए, एक बार देशांतर पर फिर से आते हैं, क्योंकि उसमें जो है उससे टाइम का पता लगता है। थोड़ा सा देख लेते हैं टाइम वो कैसे देखा जाता है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट ही है एक तरह से। जैसे कि इंडिया में जो है हर जगह टाइम बराबर है, क्योंकि वहाँ पे एक मानक टाइम माना गया है, तो इसलिए जो है बराबर हर जगह। लेकिन ये है कि दिन और रात जो है इंडिया में हर जगह बराबर नहीं होते हैं। अभी मैं बताता हूँ वो भी कैसे होते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, इसके सारे देखते हैं डायग्राम के सारे। ये आपका ग्लोब हो गया, ठीक। ये जो हो गया आपका इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। देखिए दोनों नाम होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश में इक्वेटर। अब हम लोग अगर देशांतर की बात करें, इस तरह से लॉन्गिट्यूड बोलते हैं देशांतर को। इस तरह से अगर देशांतर की बात करें तो इसको एक जगह से 0 माना गया। जैसे कि अगर मान लीजिए अक्षांश की बात करें तो ये 0 अंश भूमध्य रेखा को 0 अंश माना गया। अब इसके ऊपर 90 अंश उत्तरी अक्षांश, जैसे अगर अक्षांश लिखा है तो 90 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर बात की जाए 90 डिग्री होगा 90 अंश उत्तरी अक्षांश और नीचे 90 अंश दक्षिणी अक्षांश। जैसे कि 90 अंश तक जोड़ा जाता है उत्तर और दक्षिण करके, यानी कि एक अंश उत्तरी, ऊपर 1 अंश उत्तरी, ये 1 अंश उत्तरी, 2 अंश, 3 अंश, इस तरह से जो है 90 अंश तक जाता है। 90 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश दक्षिण अक्षांश। अब ये माना जाए कि अब देशांतर को कैसे 0 कहाँ माना जाए, तो एक मानक टाइम ले लिया गया। जैसे कि एक ग्रीनिच, एक जगह है ग्रीनिच, बहुत सारी जगह ग्रीनविच भी लिखा होता है, ग्रीनविच। ये इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में ये जगह। इसी को जो है 0 अंश देशांतर माना गया है, 0 अंश देशांतर, 0 अंश देशांतर माना गया। और इससे पश्चिम और पूरब माना गया है कि इससे 0 अंश, यानी कि ग्रीनिश से
पश्चिम 180 अंश तक जोड़ते हैं और ग्रीनिच से पूरब, यानी कि अगर ये मान लीजिए ग्रीनिच है, मान लीजिए अगर सपोज कर लीजिए ग्रीनिच है, तो इसके इधर का जो पार्ट होगा ये पूर्वी और इधर का जो पार्ट होगा ये पश्चिमी। जैसे यहाँ पे 90 अंश दक्षिण तक मापते हैं, यहाँ से 90 अंश उत्तर तक मापते हैं अक्षांश को, जबकि देशांतर की बात की जाए तो 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम मापते हैं, दोनों तरफ मापते हैं। तो अब ग्रीनिच से जो पूरब की तरफ होगा, जो भी देश होंगे ग्रीनिच से, यानी लंदन से जो भी पूरब की तरफ देश होंगे वो आगे होंगे टाइम में, और जबकि जो पश्चिम की तरफ देश होंगे वो पीछे होंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आता होगा। तो जब भी कोई चीज़ एक चक्कर पूरा लगाती है तो 360 डिग्री घूमती है, ये तो एक सिंपल सी चीज़ है। कोई भी चीज़ हो, जब वो एक बार में पूरा घूम जाएगी तो 360 अंश का कोण बनाएगी। मान लीजिए पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अपना लगाती है। अब एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, यानी 360 डिग्री घूमती है। मान लीजिए अगर 24 घंटे में, अगर 24 आवर्स में पृथ्वी जो है 360 अंश घूमती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी, एक आवर्स में कितना घूमेगी, यानी 360 में जो है डिवाइड कर दीजिए 24 से 360 डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 15 अंश, 15 आएगा। अब यानी कहने का मतलब ये है कि 15 अंश एक घंटे में घूमती है। अगर आप निकालना चाहें आप 1 मिनट का, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। जाहिर सी बात है 60 मिनट में कितना घूम गया, 15 अंश। यानी अगर 1 मिनट में घूमने की बात आ जाए तो 15/60 कर लीजिए, यानी कि 15 चौको 60, 1/4 अंश, 1/4 अंश। अब कहा जाए कि एक अंश घूमने में कितना समय लगाता है, यानी कि 1 मिनट में अगर 1/4 अंश घूम गई तो अब एक, यानी कि अंश की बात है, इसको पलट दिया जाए, यानी एक अंश अगर जब घूमेगी तो कितना टाइम लगाएगी, एक अंश घूमने में 4 मिनट लगाएगी। वेरी सिंपल है। 1 मिनट, जैसे कि आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 1 घंटा में 15 अंश, ठीक। तो अब एक अंश यानी कि 15 अंश कितने मिनट में घूमती है, 60 मिनट में घूमती है, क्योंकि 1 घंटा और 60 मिनट होता है। तो अब जाहिर सी बात है 15 अंश 60 मिनट में घूमेगी तो एक अंश कितने मिनट में घूमेगी, 4 मिनट में, तभी ना। अगर 4 यहाँ पे 15 अंश कर देते हैं, यहाँ पे 15 से गुणा करेंगे, यानी 15 चौको 60 मिनट, यानी 1 घंटा हो गया। तो एक अंश में घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। इस तरह से जो है हम लोग मापते हैं। अब देखा जाए पृथ्वी की, भारत की स्थिति, अब इसकी तुलना की जाए भारत की स्थिति, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखें कि 1 घंटा में 15 अंश घूम जाती है और जबकि एक अंश घूमने में 4 मिनट लगाती है। बस यही 2 कॉन्सेप्ट याद रखें, यही 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा सब कुछ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक तरह से, जो बताया उसी को जो है प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ कि कैसे जो मेथड है उसको जो है हम लोग यूज़ करते हैं मैप पर, भारत के मैप पर। भारत के मैप की अगर बात की जाए अगर हम लोग भारत के मैप की बात करते हैं तो इसका जो होता है, ये हम लोग देखते हैं अभी, बहुत अच्छा तो मैप नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ बनाने की। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए भारत का जो मैप है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इसका नीचे का पार्ट होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है एकदम, शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मान लीजिए यही मैं मान लेता हूँ, इसका नीचे वाला पार्ट जो है यही है, मान लीजिए यही नीचे वाला पार्ट है इसका। जैसे
थोड़ा सा नीचे लिख दिया था, कहाँ दिया था। तो अगर ये नीचे वाला पार्ट है तो ये जो है ये 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। अभी मैं आपको बताया था, यानी कि जो ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर है ये, यानी कि ये 0 अंश हो गया। अब 8 अंश 4 मिनट है, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 8 अंश तक लाइए तो उसकी स्थिति 8 अंश पर है, 8 अंश 4 मिनट पर है। 4 मिनट का क्या मतलब है इसको भी मैं बता देता हूँ। एक अंश में 60 मिनट माना जाता है, एक अंश में 60 मिनट, तो 4 मिनट का मतलब क्या हो गया, यानी 1/60 करेंगे तो 1 मिनट का होगा। इतना अंश 1/60 अंश को 1 मिनट कहेंगे। तो अब 4 मिनट है, यानी 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा करेंगे तो 4/60 होगा, और यानी कि ये कट जाएगा तो यहाँ 15 1/15, यानी कि 4 मिनट का मतलब हो गया 1/15 अंश। 4 मिनट का मतलब हो गया 1/15 अंश। तो यही हो गया मिनट का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से सेकंड का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें सेकंड का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो सेकंड का अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो वहाँ पे जो है ये मिनट के हिसाब से देखते हैं। ये 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये जो इसका पार्ट है ये वाला, ये 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश में है, उत्तर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। अब यहाँ पे देखें, अगर ये देशांतर, ये तो उत्तरी इस तरह से होगी, अक्षांश रेखाएं होंगी। अगर देशांतर की हम लोग बात करें तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये जो होती है 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक होती है। यानी ये जो रेखा होगी आपकी 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 अंश, ये जो लास्ट वाली होगी इसकी, लास्ट वाली का मतलब ये है कि ये तो थोड़ा सा गलत बन गया, क्योंकि लास्ट में जो आता है वो अरुणाचल प्रदेश आता है इस तरह से। तो ये मान लीजिए लास्ट की जो लाइन है इसकी जो है 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक। अब देखिए इसको टाइम कैसे निकालते हैं। जैसे 0 अंश हम लोग ले लिए ग्रीनिश को 0 अंश ले लें। अब ये ग्रीनिश से हम लोग जोड़ रहे हैं, ग्रीनिश से 68 अंश 7 मिनट पर ये जो इसका ये गुजरात वाला पार्ट है ये मिलता है। गुजरात वाले पार्ट जो है 68 अंश 7 मिनट से लेके अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश का पार्ट जो है 97 अंश 25 मिनट पर ये मिलता है। अब जो है, अब अगर हम लोग बात करें अब इसके बीच की, वो देखें इसके बीच, यानी कि अगर ये 68 है और ये 97 है, अब ये तो अगर इसके बीच की दूरी देखें कि कितने अंश का फासला है, तो लगभग 29 अंश कुछ मिनट होगा, मतलब 29 प्लस है, यानी कि 30 मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसके बीच का अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसके बीच का देखते हैं तो इसके बीच का जो है वो यहाँ से जो है निकलता है, इलाहाबाद से होकर निकलता है, ये यहाँ से इसके बीच का जो अंश है वो यहाँ से लेकर निकलता है, और इसे 82.5 अंश माना जाता है। तब इसके बीच का जो मानक है, अब इसी को मानक टाइम मानते हैं, मानक समय कहा गया, यानी मीन टाइम, मानक समय। अब ये जो निकलती है वो इलाहाबाद के नैनी से ये रेखा निकलती है। ये जो रेखा है इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है, और इंडिया में जो है 1 सितंबर 1947 को IST द्वारा इसे मानक टाइम माना गया। इसे मानक टाइम 82.5 अंश पर कर दिया गया। अब 82.5 अंश से क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपको बताया कि 15 अंश घूमने में 1 घंटा लगाती है, तो अब सोचिए 82.5 अंश घूमने में कितना लगेगा, यानी 82.5 को डिवाइड कर दीजिए 15 से। जब 82.5 अंश को आप डिवाइड करेंगे 15 से तो आएगा यहाँ पे 15 × 5 = 75 और आधा 7.5 जोड़ेंगे तो 5.5 आएगा। अब आप लोग देखेंगे इंग्लैंड से हम लोग 5.5 घंटा आगे चलते हैं। इंग्लैंड का अगर टाइम 2 बज रहा होगा तो इंडिया में 7 बज रहा होगा, 7 नहीं 7.5 बज रहा होगा, 5.5 घंटा, 5.5 घंटे का डिफरेंस है यहाँ पे। और ये हम लोग का आगे टाइम होता है। क्यों आगे होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये देखी जाए कि पृथ्वी जो होती है वो क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी इस तरह से। और वो ये नॉर्थ पोल से हम लोग देखते हैं, नॉर्थ पोल मान लीजिए इस तरह से अगर है, ये पृथ्वी का अक्ष है,
ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब ये इस तरह से रोटेट करेगी, इस तरह से। अब मान लीजिए अगर सूरज यहाँ पे है, सूरज अगर यहाँ पे है, तो ये जब रोटेट करेगी तो इसका जो पूरब का भाग हुआ, यानी ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये जो है इधर का पूरब हो गया और इधर का पश्चिम हो गया। जब ये एंटी क्लॉकवाइज से घूमती है तो ये जो पार्ट होता है, जो पूरब का पार्ट होता है, ये पहले सूरज के सामने जाता है, यानी कि पूरब का पार्ट, ये पूरब वाला हिस्सा है, ये पश्चिम हो गया, वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। तो ये जो पार्ट है ये सूरज के पहले सामने पहले जाता है, तो यहाँ पे दिन सबसे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश में दिन जो है सबसे पहले होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश से में जो अगर 6 बजे दिन होता है, तो जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे 5 बजे दिन होगा। 5 बजे का मतलब ये है कि ये कम से कम जितने वो अंश के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैं आपको बताया कि 29 अंश का डिफरेंस इसके और इसके बीच है, यानी कि 2 घंटे का करीब 15 अंश पर 1 घंटा, तो 29 अंश यानी 15 लगभग 2 घंटे का फर्क है। यानी अगर यहाँ पे 4 बजे दिन होता है, तो ये जो लास्ट हिस्सा है इसका गुजरात का है, यहाँ पे जो है 6 बजे दिन होगा, यानी 2 घंटे का फर्क पाया जाएगा। 4 बजे यहाँ पे है, 6 बजे यहाँ पे। अगर यहाँ पे 7 बजे रात होगी तो यहाँ पे 9 बजे रात होगी। इस तरह से डिफरेंस पाया जाएगा। तो इसी की वजह से, जैसे कि ये 82.5 अंश है, तो 0 अंश पर वो गिरनिच को मान लिया गया है। अब 0 अंश से अगर हम नापते हैं तो 82.5 अंश पर आता है, यानी कि 5.5 घंटा डिफरेंस अगर निकाला जाए तो 15 अंश पर 1 घंटा, यानी 82.5 अंश पर 5.5 घंटा। 5.5 घंटे का फर्क पाया जाता है। यानी कि हम लोग पूर्वी देशांतर में है, जैसा कि मैंने बताया पूर्वी देशांतर में है, ग्रीनिच से पूरब की तरफ है, तो हम लोग जो है सूरज के सामने पहले जाते हैं। जो इंडिया है ये सूरज के सामने पहले जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिन हो जाता है। जब ये घूमकर जब यहाँ पे धीरे धीरे घूमता है, तब फिर ग्रीनिच जो है तब सूरज के सामने आता है, तब वहाँ पे दिन होता है। यानी कि हम लोग जब आगे बढ़ जाते हैं, यानी जब हम लोग के यहाँ दोपहर होने का टाइम होता है, उस टाइम पर ग्रीनिच में सुबह होती है। इस हिसाब से देखते हैं, इसीलिए जो है 5.5 घंटे का फर्क पाया जाता है। 5.5 घंटा हम लोग आगे चलते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि ग्रीनिच से जो पूरब की तरफ जो देश है वहाँ पे टाइम आगे होगा, जबकि जो पश्चिम की तरफ देश है वहाँ पे टाइम पीछे होगा। क्योंकि जब ग्रीनिच आ जाएगा वहाँ पे सुबह हो जाएगी, फिर जब वहाँ पे टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तब पश्चिम के देशों में सुबह होगी। इस हिसाब से जो है हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइम देखने का तरीका, एक तरह से हो गया। और आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह अगले दिन ली जाएगी, पृथ्वी की गतियाँ, और हमारे साथ जुड़े रहिए अगली क्लास में। और थैंक यू। अब कल लेक्चर नंबर 3 पूरा होगा। ठीक, थैंक यू, शुक्रिया।